बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह लिखा है, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। कि आपने ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करनी और बी क्रॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। चेक यूर आंसर, और फिर आपने आंसर जो है ना चेक करना है बाय शोइंग डैट। किस तरह आपने चेक करना है कि ए एंड बी यानी कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है इस परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, क्या ए और बी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर हैं या नहीं। और दूसरे नंबर पर आपने ये चेक करना ए और बी जो वेक्टर है क्या ये बी क्रॉस ए से परपेंडिकुलर है या नहीं। यानी कि पहले आपने ए क्रॉस बी मालूम करना है, फिर बी क्रॉस ए मालूम करना है, फिर आपने ए और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस बी का, फिर आपने बी और ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर डॉट प्रोडक्ट का जवाब ज़ीरो आ गया तो हम कहेंगे ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ज़ीरो नहीं आता तो फिर हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर नहीं है। फिर आपने ए को ए क्रॉस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, फिर आपने बी का दोबारा बी क्रॉस ए से डॉट प्रोडक्ट लेना है, फिर चेक करना जवाब ज़ीरो के बराबर आता है या नहीं आता। यानी कि इस एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे जी ए वेक्टर ये क्वेश्चन में गिवन होगा और बी वेक्टर भी गिवन होगा। अब आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा आई जे के। अगर होता है ना डॉट प्रोडक्ट तो वो फिर एक लाइन में लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट को एक लाइन में लिख के आई और दूसरा जो वेक्टर उसका जो आई वाला कंपोनेंट होता है या उनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आ जाए ना क्रॉस, फिर आपने क्या करना होता है एक डिटर्मिनेंट बनाना होता है और डिटर्मिनेंट बना के आपने ऊपर क्या लिखना होता है आई जे और के। फिर आपने ना ए पहले लिखा ना ए का कोफिशिएंट लिखना है, मतलब ये 2 लिखा हुआ तो इधर 2 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर -1 लिखो, फिर बी के आपने कोफिशिएंट जो है ना आई जे के के साथ जो लिखा होता है वो लिखना। इधर आई के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखो, जे के साथ माइनस लिखा तो इसका मतलब -1 और के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 है। तो ये इधर लिख के फिर आपको इसको खोलने का तरीका आता होगा कि सबसे पहले आपने आई लिखना यानी कि ये वाला कंपोनेंट लिखना था, ये आपने रो भी छोड़ देनी और ये कॉलम भी छोड़ देना। फिर इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, जवाब कितना आ जाएगा 1। फिर फार्मूले का माइनस आएगा, फिर -1 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना, ये माइनस खुद लगाना होता है। मसलन ये पहली टर्म प्लस की होती है, दूसरी माइनस की होती है और तीसरी फिर प्लस की होती है। इधर आपने आई लिखना है, इधर आपने क्या लिखना है जे लिखना है और इधर आपने क्या लिखना होता है के लिखना होता है। ठीक है, ये गलत इधर लिखा हुआ था, आई जे और के ऊपर लिखना। अब आपने ना माइनस खुद लगाया और इधर क्या लगा दिया जे। फिर आपने ये वाला कॉलम भी छोड़ देना और ये वाली रो भी छोड़ देनी है। तो फिर इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 2 1s are 2, फिर फार्मूले का माइनस, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना -1 आएगा, -1 और फार्मूले का माइनस वो बन जाएगा +1, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर आपने लिखना है के यूनिट वेक्टर ये। अब ये वाला आपने कॉलम छोड़ना और ये वाली आपने रो छोड़नी है। तो ये 2 ने -1 से मल्टीप्लाई होना -2, फिर फार्मूले का माइनस और 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना तो इस जगह पर क्या आ जाना है 1 आ जाना। तो ये डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका होता है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट ही इस एक्सरसाइज में हमने ज़्यादातर ओपन करने, इस वजह से ये एक मैंने आपको समझा दिया। अब 1 -1 क्या होता है 0 होता है, ये शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका जवाब क्या आ गया 0 × आई, फिर 2 + 1 3 हो गया और ये शुरू में माइनस आ गया यानी कि -3j और ये -2 और -1 -3 और के यूनिट वेक्टर। अब ये हमने ना ए क्रॉस बी मालूम किया। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप बी क्रॉस ए पहले फाइंड कर लें या ए का और ए क्रॉस बी का क्या ले लें डॉट प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, और फिर बी का और ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ले लें। अब ये आपने लिखा ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, अब इनका डॉट प्रोडक्ट एक लाइन में लिया जाता है। ठीक है, तो आई और इधर आई वाली जो दोनों टर्म्स हैं इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, यानी कि 2 ने 0 के साथ मल्टीप्लाई होना तो 0 हो जाना है, फिर प्लस लिखेंगे। अब ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। फिर इसके साथ 1 है, इधर कुछ नहीं लिखा हो तो 1 है, और 1 ने 3 से मल्टीप्लाई होना तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि ये साथ माइनस लिखा तो -3 आ जाएगा। फिर ये -1 ने इस -3 से मल्टीप्लाई होना तो कितना आ जाना है 3 आ जाना। अब इनको ऐड करते हैं तो जवाब कितना आ गया 0, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी और ए आपस में परपेंडिकुलर है। अब आपने ना बी और ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट लेना, तो इससे अगले पेज के ऊपर अगर हम देखें
तो इस जगह पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, बी और इसके साथ क्या चीज़ लिखी हुई है, ए क्रॉस बी, इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो आई वाली, जे वाली और के वाली जो टर्म्स हैं ना, उनको मल्टीप्लाई करके इसका भी जवाब क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी जो है ना, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर हमने क्या करना, बी क्रॉस ए फाइंड करना, ऊपर आई जे के लिखेंगे। तो ये जो दूसरी रो होगी ना, इसमें पहले आपने बी के जो कोफिशिएंट है ना, वो आपने लिखने हैं, बी के कोफिशिएंट आपने लिख लेने, और उसके बाद फिर आपने ए के कोफिशिएंट लिख लेने। फिर इसी तरह ये आपने टर्म लेनी है, ये रो, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना, फिर माइनस फार्मूले का फिर जे लिखना, फिर ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देनी है, फिर के साथ प्लस आएगा, यानी कि ये टर्म प्लस की, ये माइनस की और ये फिर प्लस की। फिर आपने ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी, 1 -1 2 और 1। तो यह उन्होंने मुकम्मल स्टेप किया हुआ है। तो इससे जो पिछला पार्ट था ए क्रॉस बी, उन्होंने ये वाला स्टेप छोड़ा हुआ था। तो बेशक आप इस तरह एक बार लिख लें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर फार्मूले का माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो ये इन्होंने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया बी क्रॉस ए का। फिर आप क्या करोगे, ए और बी क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट लोगे, इसका जवाब 0 आ गया। इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर। फिर बी का आपने बी क्रॉस ए से डॉट प्रोडक्ट ले। अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक बी क्रॉस ए पहले लिख लो और बी को बाद में लिख लो। डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, ये आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं टर्म्स, तो इसके अंदर ये मसला नहीं है कि जी बी को ही पहले लिखना। तो आप बी क्रॉस ए पहले लिख के और बी को आप दूसरे नंबर पर भी लिख सकते हो। तो इस तरह यह हमारा ना पहला क्वेश्चन हो गया। बाकी क्वेश्चन भी इसके साथ क्या हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ, तो इसके अंदर के की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब के क्या, 0 है। और इसमें भी के की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब के 0 है। ए 1 है, बी 1 है, इसके अंदर ए 1 है और बी भी 1 है, और सी जो है ना वो 0 है, यानी कि आई जे और के के जो कंपोनेंट होते हैं। तो ए क्रॉस बी करेंगे, ऊपर आई जे के लिखेंगे, इनको कोफिशिएंट निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी पहले निकाल लो, फिर बी क्रॉस ए निकाल लो, फिर आपने क्या करना है, बी क्रॉस ए का ए के साथ, आपकी मर्ज़ी है, बेशक ए क्रॉस बी को पहले हल कर लो कि ए क्रॉस बी को आई के ए के साथ, फिर बी के साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो इस क्वेश्चन में इस जगह पर उन्होंने ना पहले इसको सॉल्व किया, बी क्रॉस ए को ए के साथ उन्होंने सॉल्व किया, डॉट प्रोडक्ट लिया, फिर वो जवाब 0 आ गया। तो इन्होंने कह दिया कि बी क्रॉस ए जो है ना वो ए के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर बी क्रॉस ए का बी के साथ उन्होंने डॉट प्रोडक्ट लिया, तो इसका भी जवाब 0 आ गया। तो इसको भी उन्होंने कहा था। फिर इस जगह पर अगर आप देखो ना, तो उन्होंने ए क्रॉस बी का ए के साथ उन्होंने डॉट प्रोडक्ट लिया और ए क्रॉस बी का बी के साथ उन्होंने लिया। तो ये वाला क्वेश्चन सेम है, इससे अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके साथ का, इसको आपने खुद करना, ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की ही तरह का। उससे अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे ना, ये जो चौथा पार्ट है, इसके अंदर भी यही काम है। ए और बी दिए हुए हैं, ए क्रॉस बी निकालो, ठीक है, फिर बी क्रॉस ए निकालो, फिर बी क्रॉस ए का ए के साथ, और इधर बल्कि इन्होंने ए क्रॉस बी का ए के साथ फाइंड किया, फिर ए क्रॉस बी का बी के साथ, फिर बी क्रॉस ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, और फिर बी क्रॉस ए का बी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो इन्होंने फाइंड किया। तो अगर जवाब 0 आएगा तो परपेंडिकुलर होंगे, अगर 0 नहीं आएगा तो वो परपेंडिकुलर दोनों वेक्टर नहीं होंगे। अच्छा, अब उससे जो अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह लिखा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वो एक ऐसी प्लेन से परपेंडिकुलर है, जिस तरह ये जगह ना प्लेन है, तो इस प्लेन के अंदर 2 वेक्टर है, मसलन एक वेक्टर ए है और एक और वेक्टर बी है। ये 2 वेक्टर हैं एक प्लेन के अंदर, उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर है। परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब यूँ ऊपर किया, ये ए, ये बी, और इसके ना कोई परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, उसको आपने फाइंड करना। अच्छा, आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, और एक आपने ना साइन ऑफ द एंगल वो भी फाइंड करना। तो इनके फार्मूले, आपको फार्मूले आने चाहिए और फिर उसके मुताबिक आपने चीज़ें पूरी करनी है। मसलन जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ना, जो ए और बी किसी प्लेन में हो और उसके वो परपेंडिकुलर हो चीज़, तो उसका जो यूनिट वेक्टर बन रहा होता है उसका ये फार्मूला होता है, ए क्रॉस बी, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो जिस तरह आप कहते हो ना, हमारे पास कोई एक वी वेक्टर है, तो वी वेक्टर को क्या कहते हो, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर। तो ये सेम वही चीज़ है। मसलन ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी।
तो इधर आ जाएगा, ये आपका क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। अब आप समझो जो v है ना वो किसके बराबर है, a क्रॉस b के बराबर है। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, a क्रॉस b, और नीचे क्या होगा, a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड। अब देखो a क्रॉस b जो है ना वो फाइंड करना हो तो उसका तरीका क्या, डिटर्मिनेंट वाला। जिस तरह इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये चीज़ सीखी है कि a क्रॉस b मालूम करना हो तो ऊपर आई जे के लिखते हैं, फिर a के वेक्टर के कोफिशिएंट, फिर b वेक्टर के कोफिशिएंट, यहाँ से आपके पास क्या निकल आता है, a क्रॉस b। फिर अगर आपने a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड लेनी हो तो i का जो कोफिशिएंट होगा उसका आपने स्केयर लेना, j के कोफिशिएंट का स्केयर लेना और k के कोफिशिएंट का स्केयर लेना, फिर उनको ऐड करके स्केयर रूट ले लेना। तो इस तरह ना इसके ये जवाब आ जाएगा 35, यानी कि ये स्केयर रूट के अंदर 1225 आएगा, 1225, और उसका अगर हम स्केयर रूट लें तो 35। अब ये वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, यूनिट वेक्टर। जो दूसरी चीज़ कह रहे हैं ना, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो वो साइन मालूम करने का ये फार्मूला। तो इससे पिछली भी एक दो एक्सरसाइज में पीछे ना हमने पढ़ा था कास थीटा का फार्मूला, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, साइन थीटा का फार्मूला। तो साइन थीटा जो होता है ना वो आपने किस तरह फाइंड करना होता है, a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड, और नीचे आपने मैग्नीट्यूड लेनी होती है अलग अलग, यानी कि ऊपर भी मैग्नीट्यूड है और नीचे भी मैग्नीट्यूड है। ऊपर a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड और नीचे अलग अलग मैग्नीट्यूड लिखी हुई है। तो a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड तो अभी आपने क्वेश्चन में निकाली है, वही इस्तेमाल हो जाएगी। अब a और b की अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन में जो a और b है ना, a वेक्टर और b वेक्टर, a वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर b वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर a क्रॉस b की आपने पहले निकाली हुई है। तो ये फार्मूला लिख के ना, ये वाला फार्मूला ऊपर क्या आ जाएगा 35, और a वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है 7, और b वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है स्क्वायर रूट 26 है। तो ये आपने इस तरह ना इसकी मैग्नीट्यूड इधर पुट कर देनी है, 3 मैग्नीट्यूड्स पुट होंगी। तो वहाँ से आपके पास किसका जवाब आ जाएगा, साइन थीटा का जवाब आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसके साथ के ही हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसके अंदर उन्होंने a की वैल्यू दी हुई है और b की वैल्यू दी हुई है। तो आपने n यूनिट वेक्टर निकालना, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड। तो डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में लिख के i j k और कोफिशिएंट लिख के यहाँ से आपके पास a क्रॉस b का जवाब निकल आएगा। फिर इन्हीं के जो कोफिशिएंट है उनका स्केयर ले के ऐड करके स्केयर रूट लोगे तो आपके पास a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड निकल आएगी। फिर फार्मूला लिखो और 2 वैल्यूज पुट होंगी, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ से आपके पास n यूनिट वेक्टर निकल आएगा। और बाद में आपने साइन थीटा निकालना, तो ये a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड हमने निकाली हुई है, अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल लो, a की मैग्नीट्यूड और b की मैग्नीट्यूड, a वेक्टर और b वेक्टर की मैग्नीट्यूड अलग अलग निकाल ली और इस फार्मूले में पुट किया और आंसर आ गया। उससे अगला क्वेश्चन भी सेम इसके साथ का ही है, और ये वाला भी क्वेश्चन सेम आपने इसी मेथड से सॉल्व करना है। इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपने ट्राइंगल का एरिया मालूम करना, डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स हैं ना वो गिवन है, p q और r की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, और वो कह रहे हैं आपने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला याद रखना है। अगर p q r दिया हो तो आपने क्या करना होता है, p q और p q और p r। मसलन अगर यूँ हम ट्राइंगल एक बना लें तो इसको अगर हम नाम दे लें जी, ये p है, ये q है और ये क्या r है। तो आपने ना p q और क्या फाइंड करना है, p r। तो जब इसको हम फाइंड कर लोगे ना, फिर आपने इसको 2 पे भी डिवाइड करना। उसकी वजह ये है, अगर आप इसको यूँ मल्टीप्लाई करते हो नहीं या इसकी वैल्यू निकालते हो तो इतनी वैल्यू इस जगह पर भी निकल आती है, ठीक है। और फिर अगर ये वाली वैल्यू है ना तो ये वैल्यू इस साइड पे भी आ जाएगी। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास इस तरह का एरिया बनता है, ठीक है। तो इस एरिया को फिर हम हाफ करते हैं, 2 हिस्से करते हैं ताकि वो ट्राइंगल बन जाए। तो जब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दी हो तो फिर हमारे पास एक स्क्वायर की फॉर्म में या रेक्टेंगल की फॉर्म में एरिया निकलता है। तो उससे फिर ट्राइंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसका मतलब आपने पहले पी क्यू फाइंड करना, फिर क्या फाइंड करना, पी आर। जब पी क्यू और पी आर फाइंड हो जाएंगे उनका आप ले लो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट लेके 2 पे डिवाइड कर देना। अब ये देखो, सबसे पहले है ना हम पी क्यू निकालते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 में हमने सीखा था जो पी क्यू होता है ना उसको हम लिखते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी कि क्यू के आपने पॉइंट पहले लिखने हैं
और पी के पॉइंट बाद में लिखना है। ये जो गोल ब्रैकेट थी ना, इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देना, तो वो क्यू से क्या बन जाता है, ओ क्यू, और पी से वो क्या बन जाता है, ओ पी। फिर इसको आप डिफरेंस लो, यानी कि पहली एक काम में से पहले जो लिखा हुआ और इधर जो लिखा है, इन दोनों को माइनस करो, फिर दूसरे नंबर वाले को और फिर तीसरे नंबर वाले को, यहाँ से पी क्यू आ जाएगा। फिर आपने ना पी आर जो है ना वो इसी तरह फाइंड करना। पी आर किस तरह आएगा, ओ आर माइनस ओ पी, ये आर की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू जी, पी की वैल्यू है, इन दोनों को माइनस करो, ये आ जाएगा। अब आपने ना क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आई जे और के लिखेंगे, यही वाले हमने ना नंबर इधर लिख देने, ये 2 3 और 2, 2 3 और 2, -1 1 और 4, -1 और 4। तो इसका आप जो डिटर्मिनेंट खोलो, यहाँ से पी क्यू और पी आर की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करना, इसका मैग्नीट्यूड लेनी है। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई का जो कोफिशिएंट है, जे का जो कोफिशिएंट है और के का जो कोफिशिएंट है, इनका स्क्वायर लेके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो किसके बराबर होता है कि उसको 2 पर डिवाइड करना, या 1/2 से मल्टीप्लाई करना, या जो आंसर आया उसको किस पे डिवाइड कर दो, 2 पे डिवाइड कर दो। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसके साथ के जो मज़ीद क्वेश्चन है वो आपने ख़ुद कर लेने हैं। तो पी क्यू आर दिया हुआ है, तो पी क्यू और पी आर आपने फाइंड करना सेम उसी तरह। फिर जब ये फाइंड हो जाएंगे फिर आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना। डिटर्मिनेंट मालूम करके यहाँ से एक वेक्टर बन जाएगा, उस वेक्टर की आपने मैग्नीट्यूड लेनी है, फिर उस फार्मूले में पुट कर देनी है। अच्छा, ये ट्राइंगल है। अब क्या आ गई, पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम आ जाती है ना तो उसमें 2 से डिवाइड नहीं करते हैं। वो ट्राइंगल बनाने के लिए जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ना, इधर वो 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर हम 2 से डिवाइड ना करें तो वो क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम बन जाती है। तो ये ए बी सी और डी 4 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। अब ना वो कह रहे हैं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी निकालो। अच्छा, अगर हम यूँ बनाएं, पैरेललोग्राम बना लें, तो इसको अगर मैं नाम दूं ए का, और इसको नाम दे दूं बी का, और इसको नाम दे दूं सी का, और इसको नाम दे दूं डी का। अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप ए बी और क्या मालूम कर लो, ए सी मालूम कर लो, फिर भी इसका एरिया निकल आएगा। अगर आप ए बी और बी सी कर लो फिर भी एरिया निकल आएगा। ए बी और ए डी फाइंड कर लो फिर भी एरिया निकल आएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, बेशक ये वाली 2 चीज़ें ले लो, ठीक है, ए बी और बी सी, या ए बी और ए सी ले लो, फिर भी आपका आंसर निकल आएगा। ए बी और ए डी लेने से भी आपका आंसर निकल आएगा। तो इन्होंने जो किया ना सवाल, वो किस तरह किया, ए बी क्रॉस ए सी। तो ये आपके हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। तो इसमें से हम ए बी से ए बी जो वेक्टर है ना वो फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ओ बी माइनस ओ ए करके। तो बी वेक्टर जो उसके पॉइंट्स हैं वो पुट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, तो वो बी बन जाएगा। फिर वो ए इसी तरह हम बना लेंगे, फिर ये हम ए बी निकाल सकते हैं, ए सी निकाल सकते हैं। जब ये दोनों निकल आएंगे इनका क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ। फिर उसकी आप क्या करो, मैग्नीट्यूड ले लो। फिर उन्होंने नीचे बताया भी हुआ कि आप ना ए बी और ए डी भी ले सकते थे, यानी कि ए बी और ए डी करके भी करें फिर भी वही जवाब आएगा अगर कोई क्वेश्चन दिया हो ना। और इसी तरह ए बी और बी सी, ए बी और बी सी करें फिर भी वो आ जाएगा। इसी तरह ए बी और बी डी, यानी कि एक ये साइड ले लो और एक साइड यूँ ले लो, ए बी और बी डी कर लो फिर भी आ जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इसी मेथड से करो, ए बी और ए सी। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह 4 पॉइंट्स गिवन है और एरिया पैरेललोग्राम आपने फाइंड करना। तो ए बी क्रॉस ए सी और उसकी मैग्नीट्यूड। तो ए बी भी निकाल सकते हो, ए सी भी निकाल सकते हो, फिर उसका आप क्रॉस भी ले सकते हो। क्रॉस लेने के बाद आप उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। उससे अगला क्वेश्चन भी सेम इसके साथ क्या है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर हम 5 करने लगे हैं ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अहम है। वो कह रहे हैं विच वेक्टर इफ़ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। इसके अंदर कौन से वेक्टर ना आपस में परपेंडिकुलर हैं और कौन से पैरेलल हैं। तो u v और w दिए हुए हैं। तो फिर आप क्या करोगे, अगर 3 वेक्टर हो, मसलन u है, v है और w है, तो एक बार आप निकाल लोगे u v फाइंड कर लोगे, और एक बार आप क्या कर लो u w फाइंड कर लो, और एक बार आप क्या कर लो v और w निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या फाइंड किया, u डॉट v, डॉट भी लेना है और क्रॉस भी लेना है। अच्छा, डॉट क्यों लेना है,
अगर हम इसका डाट लेंगे ना और जवाब क्या आ जाए ज़ीरो, तो वो परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर ज़ीरो ना आए तो हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर नहीं है। और इधर उन्होंने बताया भी होगा कि अगर फिर ये दोनों पैरेलल होते हैं, क्योंकि डाट हमने पहले काफ़ी ज़्यादा दफ़ा पढ़ा है, डाट प्रोडक्ट ज़ीरो आए तो वो क्या होते हैं परपेंडिकुलर, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आए तो वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। तो आपने ना पहले ये डाट लिया, इसका जवाब जो है ना -6 आ गया, वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। फिर आपने ना u और w का, जिसको मर्ज़ी पहले लिख लो, u और w का ये इन्होंने ना w और v का भी उन्होंने फाइंड किया हुआ है। ये ना तीन आपने करना है, u डॉट v, u डॉट w और w v क्रॉस w, जिसको मर्ज़ी पहले कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने दो किए हैं, अगला शादी से अगले पेज पर किया हो। तो इसका भी ये जवाब जो है ना वो 18 आ गया, वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे ये दोनों भी परपेंडिकुलर नहीं है। फिर आपने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया कि इसका v क्रॉस w किया, तो इसका जवाब ज़ीरो आ गया, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जिस टाइम लेंगे तो वो भी ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा, तो हम कहेंगे ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। तो इस तरह करके आपने ये फाइंड कर लेना। इससे अगला अगर हम क्वेश्चन देखें ना, इसके अंदर उम्मीद है उन्होंने सारी चीज़ें पूरी की होंगी। मसलन हमने क्या लिखना है, u v और w, तो मैंने आपको क्या बताया, u v u w और क्या v w। तो इधर देखते हैं ये इन्होंने क्या फाइंड किया, u डॉट v, फिर v डॉट w और u डॉट w। ये देखा ना, ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं, u डॉट v, v डॉट w और u डॉट w। तो ये उन्होंने फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद जो है ना इसके आपने दूसरे जो है ना क्रॉस वाले वो भी फाइंड कर लेने हैं। अच्छा, उसके बाद ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर ना उन्होंने क्या कि प्रूव करें a क्रॉस ब्रैकेट b प्लस c वेक्टर और फिर b क्रॉस और फिर ब्रैकेट में लिखा है c वेक्टर जमा a वेक्टर, फिर प्लस c क्रॉस a प्लस b जो वेक्टर है, इसका जवाब क्या ज़ीरो के बराबर है, इसको प्रूव करें। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको हमने ले लेना। फिर आपने क्या करना, ये जो बाहर a लिखा है ना, इसको अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करो। ये बन जाएगा a क्रॉस b और a क्रॉस c, ये बन जाएगा b क्रॉस c और b क्रॉस a और c क्रॉस a और c क्रॉस b। तो अब आपने ना इनकी जगह चेंज करनी है। मसलन ये लिखा ना a क्रॉस b और ये क्या लिखा हुआ है b क्रॉस a, इसकी जब जगह चेंज करेंगे ना तो माइनस आ जाएगा, माइनस a क्रॉस b। और ये लिखा ना a क्रॉस c, तो इधर लिखा होगा c क्रॉस a, c क्रॉस a को जब लिखेंगे ना a क्रॉस b तो साथ माइनस आ जाएगा। इसी तरह ना तीन के साइन चेंज हो जाएंगे और तीन उसी तरह रहेंगे और ये कट हो जाएंगे। मतलब ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, a क्रॉस c से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, b क्रॉस c माइनस b क्रॉस c से कैंसिल हो जाएगी और जवाब कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो लिखा हुआ है जी a प्लस बी प्लस सी ये ज़ीरो के बराबर है, तो प्रूव करें a क्रॉस b बराबर है b क्रॉस c के और ये बराबर है c क्रॉस a के। तो आपने क्या करना, ये जो a क्रॉस b a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर है ना, ये जो ज़ीरो के बराबर है, दोनों के शुरू में लिख लेना a वेक्टर क्रॉस, फिर इसी तरह आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। तो अगर ये सेम चीज़ें हो ना, a क्रॉस a हो तो वो ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट होता तो 1 के बराबर होना था और क्रॉस प्रोडक्ट सेम का 0 के बराबर होता है। तो बाकी ये चीज़ बचेगी a क्रॉस b और a क्रॉस c, ये प्लस है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी, फिर इसकी जगह चेंज कर लेंगे, इस माइनस को ख़त्म करेंगे ना, c पहले आ जाएगा और a बाद में आ जाएगा। फिर a प्लस b प्लस c वेक्टर जो क्वेश्चन में गिवन था इज़ इक्वल टू 0, दोनों के शुरू में b वेक्टर लिखा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तीनों टर्म के साथ, तो ये b क्रॉस b ये ज़ीरो हो जाएगा, दो रकमें हमारे पास बचेंगी। तो ये वाली जो रकम है ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जानी है। तो इधर ही इन्होंने लिखी हुई है, ये एक माइनस में और एक प्लस में, इन्होंने इसी की जगह चेंज कर लिया। b क्रॉस a को क्या लिख लिया, माइनस a क्रॉस b, तो ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने देखना इसके इस साइड पर क्या लिखा हुआ है, a क्रॉस b, और इसके भी इधर क्या लिखा हुआ है, a क्रॉस b। तो इसको एक दफ़ा ही लिख लेंगे, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी कि ये वाली चीज़ इसके भी बराबर है और ये वाली चीज़ इसके भी बराबर है। एक बार ये वाली लिख ली ना और एक बार इसको लिख ली, यानी कि ये फिर हमने ना ये दो ये थी चार थी ना, चार से हमने 3 बना ली। जो चीज़ रिपीट हो रही थी उसको एक दफ़ा लिख लिया और बाकी चीज़ को लिख लिया। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसकी आप डायग्राम जो है ना वो समझ लें कि किस तरीके से
बनानी है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मसलन इसकी जो डायग्राम है ना इस क्वेश्चन की, ये आपने इस तरह बनानी है कि एक इधर को आप लाइन लगाओगे, ये वाई एक्सिस होता है और ये हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। अब एक वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है, ए यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल क्या होगा, अल्फ़ा। फिर आपने क्या करना, एक वेक्टर बी बनाना है, ये मसलन बी यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऊपर को है, ठीक है, तो ये क्या होगा जी, बीटा होगा। अच्छा, अब ये जो जगह होगी ना, ये वाली इसके दरमियान वाली, ये होगी अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि अगर मैं कहूँ ये टोटल ये वाला एंगल 50 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना होगा, 50 माइनस 30 यानी कि 20। तो इस तरह ये वाली चीज़ लिखनी, जो आपने पहले किया था ना काज वाला फार्मूला, ये तो साइन वाला है ना, एक हमने ना ये वाला भी फार्मूले का प्रूव किया था, अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, काज अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। उसके अंदर जो हमने डायग्राम बनाई थी ना, वो कुछ इस तरह थी, एक हमने ए ऊपर को बनाया था और बी नीचे को बनाया था। तो कहा था ये हमारे पास अल्फ़ा और ये हमारे पास क्या जी, माइनस बीटा, इस जगह पर ना प्लस था, ये हमारे पास क्या माइनस बीटा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल था ना, उसको हमने किसका नाम दिया था, अल्फ़ा प्लस बीटा का नाम दिया था, और फिर उसको हमने सॉल्व किया था। ये जो साइन वाला है ना, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको इस तरीके से सॉल्व करना। इसके जो बनेंगे ना कोऑर्डिनेट, तो हमें पता है शुरू वाला काज होता है और बाद वाला साइन होता है, और ये एंगल के अल्फ़ा है, तो इसके शुरू में भी अल्फ़ा आएगा और इसके शुरू में भी अल्फ़ा आएगा, और इधर हम आई लिखेंगे और इधर जे लिख लेंगे, और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, ए यूनिट वेक्टर के। और इस तरह अगर इसका लिखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल क्या है, बीटा, तो इधर हम लिखेंगे जी कास बीटा प्लस साइन बीटा, इधर आई और इधर जे लिख लेंगे, और ये किसके बराबर होगा जी, बी यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। तो इस जगह पर अगर आप देखो, इस चीज़ का हमने प्रूव करना कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के जो फार्मूला होता है, साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, इसका प्रूव करना, तो हम कहेंगे लेट ए एंड बी बी यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है मेकिंग एंगल अल्फ़ा और बीटा, ए अल्फ़ा बना रहा है और बी जो है ना यूनिट वेक्टर वो बीटा बना रहा है विद एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली, एंड अल्फ़ा जो है ना वो बड़ा है बीटा से, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन बीटा। ये वाली डायग्राम बन जाएगी, ये अभी मैंने आपको बनानी सिखा दिया, ये आप कोऑर्डिनेट इसके लिखोगे, और उसके बाद आपने क्या करना, आपने लिखना जी आई जे के ऊपर लिख लेना, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट लें तो ऊपर आई जे के लिखते हैं। ये पहले बी के आप लिख लो, फिर आप ए के लिख लो। तो इन्होंने बी क्रॉस ए फाइंड किया, क्यों, आपने ना बी से ए की तरफ आना है, किधर से आना है, ये बी वेक्टर है ना, तो बी से आप किधर को आ रहे हो, ए की तरफ आ रहे हो, एरो किधर को जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, किधर से, बी से। तो इस वजह से इधर क्या लिखना, बी यूनिट वेक्टर क्रॉस ए यूनिट वेक्टर। इसको सॉल्व करो, ये वाले दो चीज़ें आई और जे ज़ीरो हो जाएंगी, और ये के वाले का ना कुछ जवाब आएगा। अब आपने इसके ऊपर क्या लगाना है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। तो आप लिखोगे पहले यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साइन लिखोगे, और बी से जब ए की तरफ आए तो एंगल क्या होता है, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस जगह पर आपने क्या लिखना है, अल्फ़ा माइनस बीटा लिखना है। और हमें यह पता है इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो बी से ए की तरफ अगर हम आएँ तो अंगूठा ऊपर की तरफ है, तो अंगूठा डायरेक्शन को बताता है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, के डायरेक्शन है, ये आई, ये जे और ऊपर को के। तो जब आप बी से ए की तरफ आएंगे तो डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ होगी, और वो कौन सी होगी, के यूनिट वेक्टर वाली डायरेक्शन होगी। इसके साथ हम क्या लिख देंगे, के यूनिट वेक्टर। तो के यूनिट वेक्टर को इस साइड वाले के यूनिट वेक्टर से ख़त्म कर देना, तो बी की मैग्नीट्यूड या यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, ये भी क्या 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही आ जाएगा, और ये साथ क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और इधर से ये चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो गया। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में वो पूछ लेते हैं कि क्या ए क्रॉस बी भी ज़ीरो के बराबर है और ए डॉट बी भी ज़ीरो के बराबर है, तो व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए और बी। तो फिर आप ए और बी वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हो कि जी डॉट प्रोडक्ट लें वो भी ज़ीरो है, और क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो भी ज़ीरो है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो इसका मतलब है ए और बी परपेंडिकुलर है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो इसका मतलब है ए और बी पैरेलल है। तो ये तो हो ही नहीं सकता एक वक्त में चीज़ परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो।
तो हम कहेंगे गिवन ये वाली चीज़ ज़ीरो के बराबर है, ए क्रॉस बी और ए डॉट बी। अगर क्रॉस ज़ीरो हो तो इसका मतलब ए और बी पैरेलल है, अगर डॉट ज़ीरो हो तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इसका फिर मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी अगर ज़ीरो है ना और बी क्रॉस ए ज़ीरो है, ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब ए या बी में से कोई एक नल वेक्टर होगा। तो इस दोनों में से कोई एक ना चीज़ ज़ीरो हो जाए। अगर ए ज़ीरो है फिर भी वो जवाब ज़ीरो आ जाएगा, अगर बी वेक्टर ज़ीरो है उसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो फिर भी उसका जवाब क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये दोनों जी पैरेलल या परपेंडिकुलर एक वक्त में हों। अच्छा, इस तरह ये वाली जो एक्सरसाइज है ये हमने कंप्लीट कर लिया।